हर साल क्रिसमस से पहले मेरे दिल और दिमाग में एक खौफ सा आ जाता है। 10 साल हो चुके हैं पर आज भी मैं उस क्रिसमस डे की यादें नहीं भुला पाती। मेरा बेटा 5 साल का था जब ये घटना घटी। मेरे पति से तलाक के बाद डेमिन ही मेरा सब कुछ था। वो लोगों के साथ हमेशा तमीज से रहता था और स्कूल में बच्चों के साथ भी अच्छे से। मैं जब भी उसे स्कूल से पिक करने जाती वो हमेशा अपने दोस्तों से घिरा रहता। मुझे उसे सबके साथ घुलते मिलते देख के अच्छा लगता था। क्रिसमस से एक हफ्ता पहले डेमन के स्कूल ने एक बच्चों का प्ले ऑर्गेनाइज किया था। जब शो खत्म हुआ तो मैं उसके साथ वापस घर जा रही थी। मैं उसकी प्ले में बेहतरीन परफॉर्मेंस की तारीफ कर रही थी जब उसने मुझे बताया, मैंने आज एक नया दोस्त बनाया मॉम। मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया और कहा, तुम इस साल बहुत अच्छे बन के रहे हो और मुझे पता है सैंटा तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आएगा। उसकी शक्ल जगमगा गई जब मैंने उसे ऐसा कहा। हम वापस घर आ गए और डिनर किया। मैंने डेमियन को बेड में लेटाया और वो सो गया। अगली सुबह जब मैं उठी और किचन में ब्रेकफास्ट बनाने गई, मैंने देखा कुकी का जार टूटा हुआ था। टूटा हुआ कांच और कुकीज जमीन पर फैले हुए। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और डेमियन को कमरे से बुलाया। डेमियन ब्रश कर रहा था और 10 मिनट बाद किचन में आया। उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ मम्मी? मैंने गुस्से से कहा, कल रात तुमने कुकी जार तोड़ा। उसने अपना सर हिलाया और कहा, नहीं मैंने नहीं तोड़ा। मैंने कहा, अच्छा फिर किसने तोड़ा? डेमिन ने मेरी तरफ देखा और कहा, वो मिस्टर नोबडी थे। मेरा मजाक करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और मैं और गुस्सा हो गई और कहा, मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो डेमिन। डेमिन रोने लग गया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ मम्मी। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है, उसका नाम मिस्टर नोबडी है। उसने ही कल रात को कुकी जार तोड़ा था। फिर वो रोने लग गया। मैंने उसे गले लगाया और सोचा उस बात को वही खत्म कर दूं। मैंने सोचा हर बच्चे की तरह शायद इसका भी एक इमेजिनरी दोस्त है और पनिशमेंट से बचने के लिए शायद उसने वो कहानी बनाई थी। क्रिसमस अब 2 दिन दूर था। मेरे एक्स हस्बैंड ने कॉल किया और कहा कि वो क्रिसमस डिनर हमारे साथ करना चाहते हैं। मैं जानती थी डेमिन अपने पापा को बहुत मिस करता है, तो उसके लिए मैंने अपनी मैरिड लाइफ के इश्यूज को एक रात के लिए इग्नोर करने का सोचा। उस रात मैं घर के काम कर रही थी जब मैंने डेमिन के पैरों की आवाज अपने कमरे में जाते सुनी। डेमिन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में नहीं खेलना, मैं जोर से चिल्लाई। मुझे अपने कमरे के सामने वाली दीवार पर एक परछाई दिखी। मैं डेमिन को डांटने कॉरिडोर की तरफ गई। मैं वहां झांकने ही लगी थी कि पीछे से मुझे डेमिन की आवाज आई, मम्मी मुझे भूख लगी है। मैं हैरान थी और घबरा भी गई थी। मैं धीमे से उसकी तरफ गई और पूछा, क्या तुम मेरे कमरे में गए थे? पर डेमिन ने कहा, नहीं मैं तो अपने कमरे में ही था। और उसने कुछ अजीब सा किया। उसने मेरे कंधे के पीछे की तरफ देखा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैं उसी समय पीछे मुड़ी पर मुझे वहां कोई नहीं दिखा। बाद में मैंने अपना कमरा और पूरा घर चेक किया, बट सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे और वहां जबरदस्ती अंदर घुसने का भी कोई नामो निशान नहीं था। इस बार मैं बहुत चिंतित हो गई और मुझे अजीबोगरीब चीजें घर में होते दिखने लगी। मैंने घर सजाना शुरू किया क्योंकि क्रिसमस बस आ ही गया था। पर कभी कभी मुझे चीजें अपनी जगह से हिलती हुई दिखी। जैसे अगर मैंने लैम्प लिविंग रूम के पोर्च में रखा और कुछ देर के लिए इधर उधर हुई, वो मुझे हमेशा दीवार के कोने में मिला। डेमिन उस भारी लैम्प को उठाने के लिए बहुत छोटा था और उस घर में और कोई नहीं था। एक रात मैं किचन में पानी पीने के लिए गई और सोचा वापस जाते हुए एक बार डेमिन को देख लूं। जैसे ही मैं दरवाजे के पास गई मैंने उसकी आवाज सुनी। वो किसी से बात कर रहा था और वो बहुत धीमी आवाज में बात कर रहा था, पर मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। डेमिन कह रहा था, तुम इस तरह रात को मेरे घर में नहीं घूम सकते। अगर मम्मी ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें हमारे साथ रहने नहीं देंगी। मैं फटाफट उसके कमरे में घुसी। सोचा शायद हमारे घर में कोई घुस आया है, पर वहां कोई नहीं था। डेमिन घबराया हुआ सा अपने बेड पर बैठा था। मैंने उसे पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे? उसने अपनी अलमारी की तरफ देखकर मुझे वापस देखा। मैंने चौंकते हुए कहा, डेमिन तुम अब मुझे डरा रहे हो, क्या तुम्हारे कमरे में कोई है? उसने अभी भी कुछ नहीं बोला और बस मुझे घूरता रहा। मैंने डरते हुए उसके क्लोजेट को खोला। वहां कोई नहीं था। मेरी सांस में सांस आई और मैंने डेमिन को इतनी रात में उठे रहने के लिए डांटा। मैंने उसे बेड में लेटाया और अपने बेड में चली गई। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई। डेमिन के अजीब से व्यवहार ने मुझे चिंता में डाल दिया था।
अगला दिन क्रिसमस से एक दिन पहले का था, तो मैंने डेमिन को मॉल ले जाने का डिसाइड किया ताकि वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने का सामान खरीद सके। हमने बहुत मजे किए और मैंने उसको एक आइसक्रीम भी लेके दी। वापस जाते हुए मैंने उससे पूछा, तुम्हारा दोस्त कैसा है डेमिन? उसने कहा, कौन सा दोस्त मम्मी? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारा नया दोस्त डेमिन, मिस्टर नोबडी। डेमिन का चेहरा उदास हो गया और उसने कहा, मुझे नहीं लगता हम अब दोस्त हैं मम्मी। मैंने पूछा, ऐसा क्यों? उसने जवाब दिया, वो मेरी बातें ही नहीं सुनता और मुझे उससे डर भी लगता है। मैं थोड़ा चौंक गई जब उसने अपने इमेजिनरी दोस्त के बारे में ऐसा बताया जैसे वो सच्ची में कोई हो। घर आने के बाद मैंने डेमिन से पूछा, मिस्टर नोबडी दिखता कैसा है डेमिन? वो अपने कमरे में गया और एक ड्राइंग लेकर आया जो उसने बनाई थी। जब मैंने वो पेज देखा तो मुझे एक डरावना सा आकार दिखा। डेमिन ने अपने आप को बेड पर बैठा ड्रॉ किया था और वहाँ एक पतला सा त्रिकोणी चेहरे वाला आदमी उसके साथ खड़ा था। उस आदमी के चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल थी, जैसे किसी ने एक कान से दूसरे कान तक उसका चेहरा काट दिया हो। उसकी आंखें बहुत बड़ी थी और बिल्कुल लाल थी। उस पिक्चर ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। मैंने डेमिन की तरफ देखकर पूछा, तुम इस लड़के से कैसे मिले? उसने कहा, मिस्टर नोबडी उसे खेलते हुए देखने आए थे और उन्होंने हमारे घर आने के लिए पूछा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीमी आवाज में उसे पूछा, तुम्हारा मतलब वो अभी हमारे घर में रहता है? डेमिन ने फिर एक बार मेरे पीछे देखा और मैं बस मुड़ने ही वाली थी कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी ने मुझे डरा दिया, पर मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा डर ना दिखे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मैंने देखा पॉल आ गया था। पॉल मेरा एक्स हस्बैंड है। हमने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे अंदर बुलाया। डेमिन उन्हें क्रिसमस के एकदम पहले देखकर बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना शुरू कर दिया। मैं डेमिन के इमेजिनरी फ्रेंड मिस्टर नोबडी के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। डिनर के बाद जब डेमिन को सुलाया मैंने पॉल को इस सब के बारे में बताया। वो मुझ पर हंसा और बोला, तुम्हें एक बच्चे की इमेजिनेशन को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और वो सबसे मेन चीज थी जो मुझे पॉल के बारे में बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने कभी मुझे सीरियसली नहीं लिया जब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो गई, और सेम इस केस में भी हुआ। क्रिसमस की सुबह हम सब बहुत एक्साइटेड थे। मैं डेमिन के रूम में गई और उसे और पॉल को उठाया क्योंकि पॉल वही सो रहा था। हम सब लोग लिविंग रूम में आए और एक डरावना दृश्य दिखा। क्रिसमस ट्री पूरा तहस नहस हो चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई नौकीली चीज से खरोच कर खराब किया हो। सारे खिलौने और डेकोरेशन जो हमने ट्री पर लटकाए थे वो सब जमीन पर बिखरे पड़े थे। पॉल और मुझे पता था कि वो डेमिन का काम नहीं है, पर डेमिन रोने लग गया और कहा, मुझ पे विश्वास करो मम्मी, ये मिस्टर नोबडी का काम है। उन्होंने क्रिसमस ट्री तोड़ दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा था क्या हो रहा है और ना ही पॉल को। हमने अपने बेटे को चुप कराया और ट्री पर वापस डेकोरेशंस लगाने लगे। उस दिन शाम 6 बजे तक हमने वापस सब पहले जैसा कर दिया था। मैंने क्रिसमस डिनर बनाया और डेमिन अपने क्रिसमस गिफ्ट्स खोलने के लिए एक्साइटेड हो गया। वो गिफ्ट्स टॉयज और कैंडीज से भरे हुए थे और डेमिन फिर से मुस्कुराने लगा। डेमिन टीवी पर क्रिसमस डे परेड देख रहा था और मैं और पॉल किचन टेबल पर अपने वाइन ग्लास के साथ बैठे थे। पॉल समझ गया कि मैं घर में होती हुई चीजों को लेकर बहुत परेशान थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें ये घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे और डेमिन के लिए अरेंज कर सकता हूँ। मैं ऑलरेडी ये सोच रही थी। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया और पॉल से हेल्प लेने के लिए हाँ कर दिया। अगली सुबह हम घर छोड़कर मेरी मम्मी के घर रहने के लिए तैयार थे जब तक हमें कोई नया घर नहीं मिल जाता। मैंने डेमिन को बेड में लिटाया और सोने चली गई। पॉल थोड़ी और ड्रिंक्स पीना चाहता था और थोड़ा टीवी भी देखना चाहता था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। रात 2 बजे मुझे किसी की सिसकियों की आवाज डेमिन के रूम से आती हुई सुनाई दी। डेमिन का कमरा लिविंग रूम के सामने वाला है। मैं उस कॉरिडोर में गई। मैंने देखा पॉल सोफे पर ही सो गया था। मुझे लगा शायद मेरे बेटे को कोई बुरा सपना आया होगा। जैसे ही मैंने उसके कमरे के पास जाकर दरवाजा खोला, मैं डर के मारे वही जम गई। जो मैंने उस कमरे में देखा शायद मैं वो कभी भी नहीं भूल पाऊंगी, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं वो इमेजिन नहीं कर रही थी। मैंने देखा कि एक त्रिकोणी चेहरे वाला आदमी डेमिन के बेड के ऊपर की सीलिंग पर चिपका हुआ था और उसको अपनी बड़ी लाल आंखों से घूर रहा था। डेमिन अपने बेड पर बैठा रो रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि वो जोर से रो भी नहीं पा रहा था। मैं उस डरावने चेहरे को देखकर बहुत जोर से चिल्लाई और उसने अपने बड़े मुंह को खोलकर अपनी खौफनाक आवाज से चीखते हुए मेरी तरफ देखा। उसकी चीख से ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और दुनिया की थी।
मेरी चीख से मेरे हस्बैंड उठ गए और डेमिन के कमरे की तरफ दौड़ते हुए आए। तब तक मैं अपने बेटे को लेकर ऑलरेडी वहां से आ चुकी थी। मैंने रोते हुए कहा, हमें यहाँ से ले चलो, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। हम लोग वहां से उसी वक्त निकल गए और उस रात वही पास के एक मोटेल में रुके। अगली सुबह हम घर गए और कुछ जरूरी चीजें पैक कर ली जो मुझे अपने पेरेंट्स के घर लेके जानी थी। मैंने डेमिन को कार में ही छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डेमिन अब घर में एक भी कदम रखे। घर से सारा सामान लाने के बाद जब हम कार में बैठे, पॉल ने इंजन स्टार्ट किया। डेमिन मेरे पीछे बैठा था। उसने पीछे घर की तरफ देखा और कहा, देखो मम्मी, मिस्टर नोबडी हमें गुड बाय कर रहे हैं। उनके चेहरे पर स्माइल आ गई है। मुझे नहीं पता था ये मिस्टर नोबडी कौन था, पर मेरी मम्मी कहती है कि ये कोई बुरा साया होगा जो मेरे बेटे के पीछे पीछे हमारे घर आ गया था। हम डेमिन को लेके एक साइकेट्रिस्ट के पास गए। मेरे पेरेंट्स के प्रेशर में आके मैं उसे एक प्रीस्ट के पास भी ले गई। उन्होंने कुछ रीति रिवाज किए मेरे बेटे के आसपास और उसकी आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए। अब मुझे नहीं पता इस सब ने कितना हेल्प किया, पर मेरे बेटे ने उस खौफनाक क्रिसमस की रात के बाद मिस्टर नोबडी को नहीं देखा।